नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की ऐसी त्रासदी जो पहले कभी नहीं हुई और शायद बाद में भी कभी नहीं होगी। भोपाल गैस कांड की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर इसके पहले की बात करें तो फिर वो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण दिया था, जो एटम बम गिराया था अमेरिका ने। वो एटम बम था और ये रासायनिक त्रासदी थी यूनियन कार्बाइड की भोपाल में। उसकी एक फैक्ट्री थी जहां मिथाइल आइसोसाइनेट गैस मिक गैस का रिसाव हुआ और हज़ारों लोग उसके शिकार हुए। लाखों लोग शिकार हुए और हज़ारों लोग उसमें मर गए। आज उसको 41 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि दर्द के 41 साल। लेकिन इन 41 वर्षों में जो समय का मरहम है, समय की जो मलहम है, उसने काफ़ी चीज़ों को जो है एक तरह से सामान्य कर दिया है। अगर मैं कहूँ तो ये अतिरेक नहीं हुआ कि भोपाल के वो इलाके जो इसके सबसे ज़्यादा शिकार हुए थे, शायद वहाँ भी अब इस गैस त्रासदी की उतनी पीड़ा नहीं है जितनी दुनिया के लोग महसूस करते हैं। यानी जहाँ गैस कांड हुआ था वो मोहल्ले भी अब इसकी याद में हम कह सकते हैं कि भुला बैठे हैं। अगर ये गैस कांड की बरसी ना मनाई जाए तो शायद उस मोहल्ले के बच्चे और बुजुर्गों को तो याद रहेगा, लेकिन बच्चों को पता नहीं हुआ कि 41 साल पहले एक जानलेवा गैस निकली थी जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार जैसा मचा दिया था। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि दर्द के 41 साल, कितने जख्म हारे हैं और कितने अभी सूख गए हैं या वो गायब हो गए हैं तकलीफ़ों से। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में दो विशेष मेहमान, देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी उस घटना के, उस हादसे के चश्मदीद है जब गैस कांड हुआ था। हमारे साथ IND24 के कंसल्टिंग एडिटर और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी हैं। योगीराज जी, आपका बहुत स्वागत है। और चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ मध्य प्रदेश के एक और पत्रकार श्री गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी से जल्दी हमारा संपर्क होगा, वो भी इस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शर्मा साहब आपके साथ करना चाहते हैं। वैसे भोपाल के लोगों को गैस कांड की सब बातें लगता है रट सी गई थी। नई पीढ़ी को ज़रूर उसका याद नहीं होगी, लेकिन अगर 40 साल की समय अवधि की बात करें तो उस वक्त के जो शिकार लोग हैं आज भी उनके सामने उस हादसे का मंजर एकदम ताज़ा हो जाता, जैसे उस गैस कांड 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात की जब बात करते हैं। तो आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि वो हादसा उस दिन कितना तीखा महसूस हुआ था और 41 साल बाद आप उसे कितना गहरा महसूस करते हैं। शर्मा साहब, देखिए, मोटे तौर पर वो जो घटना घटी थी वो वाकई अपने आप में एक ऐसी घटना थी कि ना तो उस तरह की घटना उससे पहले घटी ना उसके बाद घटी। ये बहुत ऐसी घटना थी। और एक उसमें सबसे बड़ी विशेषता राघवेंद्र जी ये थी, आपको भी उस बात का ध्यान होगा कि इस तरह की घटना घट सकती है, इस बात की आशंका कई लोगों को थी। अखबारों में लेख भी आए, विधानसभा में भी ये प्रश्न आया था, मैंने रिपोर्टिंग की थी उस समय। तो उस समय के जो भी श्रम मंत्री थे, नाम भी मुझे याद है, अब क्या ना उनका नाम लेना, उन्होंने स्पष्ट खंडन किया, हाउस के अंदर विधानसभा में खंडन किया। और उसके कुछ दिनों बाद ये घटना घटी। वो जो रात का वक्त था उसमें दो कारण थे। एक तो चूंकि रात का वक्त था, सन्नाटा था और ठंड की रात थी, उस रात का टेम्परेचर भी ऐसे ही 6-7 के आसपास का टेम्परेचर था। और ये जब ये गैस निकली मिसाइल आइसोसाइनाइड, इसके एक गुणधर्म इसका ये होता है, ये एक प्रकार से कहने के लिए तो गैस है, लेकिन ये गैस के रूप में भी लिक्विड की तरह ये मूवमेंट करती है। तो स्वाभाविक रूप से मैं उस दिन रात को लगभग 1 बजे के करीब अपने प्रेस से निकला और घर जाने के लिए, चूंकि MP नगर में ही ऑफिस था। और वहाँ से जैसे ही मैंने क्रॉस किया, सुभाष नगर की रेल की पटरी क्रॉस की और आगे वो जो स्लाटर हाउस बना हुआ था उससे ऊपर हुआ, तो आंखों में लगना शुरू हुई। और बुधवार तक जब मैं पहुंचा, रात को 1:30-2 बज रहे होंगे उस समय, भारी हंगामा और किसी प्रकार घर जैसे तैसे पहुंचा और पूरा का पूरा शहर जाग गया था और उसमें भगदड़ शुरू हुई। इसमें जो ज़्यादा नुकसान हुआ, गैस अपनी जगह तो जितनी घातक है वो अपनी जगह घातक है, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान हुआ वो जानकारी के अभाव में हुआ। लोग घरों से भागे। जब हम भागते हैं तो हमारी श्वास ज़्यादा चलती है। और ये जो, जैसा कि मैंने कहा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की जो गुणधर्म है वो लिक्विड जैसा होता है, तो श्वास के अंदर वो गई और चूंकि लिक्विड भारीपन होने के कारण वो फेफड़ों में चिपक गई। फेफड़ों में चिपक गई तो बहुत ज़्यादा दूर तक लोग भाग नहीं पड़े। और सवेरे आपको भी याद होगा, क्योंकि उन दिनों आप भी पुराने शहर में रहते थे, 9-10 बजे तक भोपाल के पुराने शहर की सड़कें लोगों से पटी हुई थी। ये पता ही नहीं चल रहा था
कि इसमें से कौन तो व्यक्ति जिंदा है और कौन आदमी शरीर छोड़ चुका। सैकड़ों ऐसे लोग थे कि जिनको पकड़ पकड़ करके हॉस्पिटल ले गए और वहां उनको चेतना लौटी और फिर वो उठ करके खड़े हुए। ऐसे उदाहरण भी हैं कि शमशान घाट ले गए और उनको रख दिया और वो उसमें से उठ करके खड़े हुए। एक तो शिक्षक थी गोविंदपुरा, तो वो उठ करके खड़ी हुई। तो कुल मिला करके वो बहुत वैसा मंजर था और कुल मिला वो जो इतना घातक मंजर था। और उसमें जो सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, जो सारे चीज़ के लिए दोषी था वो आया एंडरसन, उसको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। वो विशेष विमान से यहाँ आया और विशेष विमान से उसको ले जा करके सुरक्षित उसके घर छोड़ा गया। और तब से आज तक लोगों का दर्द अलग है, उस पर राजनीति बहुत अलग है। आप अगर देखेंगे तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको वो मिथाइल आइसोसाइनेट का इफेक्ट जो है वो जीन्स में भी गया है। हालांकि ऐसे उदाहरण कम हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो जीन्स में भी गया है। आज वो तीसरी पीढ़ी, 41 साल उसको हो गए हैं, तीसरी पीढ़ी आज आ गई है। मैं समझता हूँ ये घटना बहुत भीषण घटना है। और उस भीषण घटना में एक सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है कि लोगों को कुछ पैसे के रूप में मुआवजा मिल गया है, सरकार और अतिरिक्त राहत भी दे रही है, लेकिन जो इसके लिए जिम्मेदार थे उसमें से किसी एक व्यक्ति को कोई सजा नहीं मिली जो इसके लिए सीधे जिम्मेदार थे। और जिन लोगों ने इसको उनके अपराध को, जिनके अदूरदर्शिता के कारण, जिनकी नादानी के कारण ये अपराध घटित हुआ, आप मुझे बताइए, सब लोग जानते थे कितनी घातक गैस है, तो उसकी परमिशन, आबादी के बीच में उसका यूनिट डालने की परमिशन किस तरीके से अलाट हुई। और जब सब लोग अगर कह रहे थे उस वक्त भी सरकार नहीं चेती, न अधिकारी चेते, और कुल मिलाकर के ये बहुत घटना घटी। अब इसमें जो घट गया है उसको तो राघवेंद्र जी कुछ नहीं हो सकता, भविष्य के लिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। आपने कहा कि बस्तियों के बीच में उसकी अनुमति मिली। एक तरह से ये गिनी पिग का मामला है कि इस गैस के कभी रिसाव से क्या क्या परिणाम होंगे, ये भी उन कार्बाइड वालों के लिए शोध का विषय था, लेकिन हमारे लिए मौत का विषय था। सबसे खास बात यह कि मुआवजे के केस अभी तक चल रहे हैं। दूसरी खास बात यह कि जो अस्पताल गैस पीड़ितों के लिए बने गए थे कि ये उनके सिर्फ गैस पीड़ितों के लिए बनाएंगे, उसमें BMHRC जो हॉस्पिटल है वो एक तरह से सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन वो दुर्गति को प्राप्त हो गया है। गैस पीड़ितों को छोड़कर सबके इलाज वहाँ हो रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी व्यवस्था के तहत बना था जिसमें बाहर से आए हुए लोग पैसे दे के इलाज कराते थे और गैस पीड़ितों का इलाज वहाँ फ्री में होता था, उनकी जांचें फ्री में होती थी। तो एक तरह से वहाँ जो प्रबंधन था उसके लिए, उनके लिए वो घाटे का सौदा था। उनको लगता था कि इनसे तो कुछ पैसा मिलना नहीं है, तो गैस पीड़ितों की देखभाल आज भी वहाँ बेपरवाही से होती है और जो पैसा देकर इलाज करते उनकी जांच पड़ताल ठीक से होती। अब तो हालांकि BMHRC की हालत बहुत ख़राब है, विशेषज्ञ डॉक्टर छोड़कर चले गए हैं, सरकार की भी उस पर दिलचस्पी कम है और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज उसके वो पूरे देखभाल करते थे, वहाँ से भी अब इसके मामले में कोई बहुत रुचि नहीं है। इसलिए वो एक तरह से मृत्यु प्राप्त तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उतनी शिद्दत से इलाज नहीं होता जितनी शिद्दत से उसको बनाया गया था। एक बात हो गई। दूसरी बात, मैं गौरव जी आपके पास आऊँगा। आप शायद उस समय भोपाल में नहीं रहे होंगे, मुझे लगता है, अगर होंगे तो छोटे होंगे, जैसे हम लोग भी छोटे थे। अब खास बात है कि मुआवजे की बात होती है लेकिन बहुत हल्के स्वर में होती है। उसकी जब बरसी आती है तो रस्मी तौर पर होती है, सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन सबसे विशेष बात है कि जो इलाका पीड़ित था गौरव जी, उस इलाके में उस हादसे की जो जीवंतता होती वो महसूस नहीं की जाती। भोपाल के बाशिंदे हो सकता है कि और अगले 10 साल बाद, 15 साल बाद कहें कि यहाँ कभी ऐसा हुआ था, नई पीढ़ी बोलेगी कि शायद हुआ था ऐसा। ये एक खतरनाक बात है। हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरे थे, आज तक जापानी उसको याद करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में खासतौर से भोपाली उस हादसे को भूल रहे हैं जो 41 साल पहले हुआ था। आपकी राय? का वर्णन रमेश शर्मा जी ने किया है, उसको सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि साक्षात उस विभीषिका को रमेश जी ने झेला था। और उन्होंने अपनी बातों में ये भी बताया कि वो संभवतः जीन्स में भी चले गए और उस जीन्स में जाने के कारण उस जहर के जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी उससे प्रभावित है। जहां तक मुआवजा दिया जाना था सरकार ने वो भी पूरा ढंग से नहीं दिया है, लेकिन अब ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जो जिनमें जीन्स पीढ़ी का प्रभाव आया है। जैसे वहां पर पीने के पानी की व्यवस्थाओं में की गड़बड़ी हुई थी, वहां पर जो
जो गाला था कचरा, यूका का कचरा गड़ा हुआ था, उसके कारण वहां पर पानी भी प्रदूषित मिल रहा था, वायु प्रदूषित थी। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को अब एक नए सिरे से नई मुआवजा को लेकर के कार्य योजना बनाना चाहिए। जो पीड़ित रहे हैं इस विभीषिका के, जो बाद में भी पीड़ित, जिन पर बाद में असर हुआ है, जी। उनको भी टारगेट करके, चिन्हित करके उनको भी वो मुआवजा दिए जाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि नागासाकी में, हिरोशिमा नागासाकी में जो वहां पर आम आदमी का जुड़ाव है उस विभीषिका को लेकर के, वैसा जुड़ाव हम मध्य प्रदेश में या भारत में या भोपाल, प्रॉपर भोपाल में भी नहीं देख पा रहे हैं। जबकि यह विभीषिका सरकार के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन सकती थी। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोकने के मामले में जो सरकार ईमानदारी से काम कर सकती थी, वो काम नहीं हुए हैं। कम से कम इसी विभीषिका को याद रखते हुए एक पर्यावरणीय जो कंसेंट्स वगैरह हैं या जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है उसको नियंत्रित किए जाने को लेकर के भी अगर कार्य योजना बनाए तो सच्चे अर्थों में ये उस दुर्घटना में मृत लोगों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि हो। गौरव जी, सरकार ना तो तब गंभीर थी। शर्मा साहब ने बताया कि उस समय के जो तत्कालीन श्रम मंत्री थे, विधानसभा में जो उन्होंने जवाब दिया था, वो उस समय की सरकारों की जो एक तरह से आदत थी, वो आदत आज भी सरकारों में है। सरकार कोई भी हो, इन सब मामलों में उतनी बेपरवाह है जितनी वो आज से 41 साल पहले थी। आपने पर्यावरण की बात की। भोपाल में पर्यावरण तो छोड़िए, जो वायु प्रदूषण होता है वाहनों की वजह से या बाकी चीज़ों से, उसको कम करने के लिए वो जो पॉइंट बने हैं जहां इसकी जांच, जो पैरामीटर्स बने हैं जो ये बताते हैं कि कितना प्रदूषण है वायु में, वहां पर पानी का स्प्रे करके उस सच्चाई को छिपाने की कोशिश होती है कि ताकि ये पता चले कि यहाँ प्रदूषण कम है। ये जो स्थिति भोपाल की बता रहा हूँ वही दिल्ली की भी है। लेकिन सरकारें गंभीर न तब थी ना भाई, ये बात कड़वा सच है। और दूसरा कड़वा सच ये है कि जो लोग उसके शिकार हुए थे वो भी उसके प्रति उतने गंभीर नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर ये बरसी का मामला बाहर के लोग ना मनाएं, बाहर के लोग याद ना करें, तो मैंने वो कड़वा सच योगीराज जी उसका जिक्र किया था कि शायद भोपाल के जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं हुआ कि यहाँ कभी 41 साल पहले, 50 साल पहले कोई ऐसा हादसा हुआ था। क्योंकि जो पीढ़ी हादसे की शिकार थी उसमें कई लोग चले गए या वो बुजुर्ग हो गए। जो अब हैं उनको पता ही नहीं है। वो उस कार्बाइड की जो फैक्ट्री उसके मैदान में खेलते हैं। यहाँ के एक जनप्रतिनिधि, अब वो मरहूम हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि इस कार्बाइड की मिट्टी में कोई जहर नहीं है। उन्होंने उस मिट्टी को खा के बताया था कि देखिए मैं खा रहा हूँ, मैं नहीं मरूंगा। तो ये उस बात को लेकर उन्होंने कहा था कि उस गैस जो कचरा था कार्बाइड का, मिथाइल आइसोसाइनेट का, उसको शिफ्टिंग करने की बात हो रही थी कि बाहर भेजा जाए। तो सवाल ये है कि हम उस हादसे के प्रति भीतर से उतने गंभीर नहीं है जितना भयानक वो हादसा था। आपकी राय, क्योंकि एक चीज़ मैं उसमें और जोड़ूंगा, शर्मा साहब उससे सहमत होंगे कि जिस दिन वो हादसा हुआ था उस दिन सड़कें पट गई थी। सुबह लोग खांसते खकारते, नाकों में से, मुंह से जो कफ निकल रहा था, जो आंखों से आंसू बह रहे थे, आंखें फूलकर बंद हो गई थी, लाल हो गई थी, उनको दिखना बंद हो गया था, सांस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि सांस गले तक तो जाती थी लेकिन फेफड़े तक नहीं पहुंचती थी, उससे दम घुटता था और खांसी आ रही थी। तो भोपाल की जो फुटपाथ है, जो सड़कें हैं, वो ऐसे लोगों से सुबह सर्दियों में पट गई थी। उसके बाद लोग उठे थे जैसे जैसे धूप आई थी। और सर्दी के बाद उस दिन शादी का बहुत, उस दिन शादी की एक तरह से बहुत मुहूर्त थे, तो शादियां भी हो रही थी, बारातें में उससे लोग भाग गए थे, खाने वाले बनाने वाले सब। और सबसे भयावह दृश्य था कि अस्पताल खाली हो गए थे। जो मरीज वहाँ भर्ती थे वो उठ के भाग गए, जिनके ऑपरेशन हुए थे वो भी टाँके लगे होने के बाद भी गिरते पड़ते अस्पताल छोड़ के भागे थे। बदहवासी का आलम यह था कि किसी को पता नहीं था कि ये गैस है। कोई कह रहा था कि मिर्च की गोदाम में आग लग गई है तो उसकी ये एक तरह से जो आंखों में जलन पड़ रही है वो एक वजह हो सकती है। सुबह तक सब लोग ये सोचते थे कि पता नहीं कौन सा हादसा हुआ है, लेकिन आज जानने के बाद भी लोग इस मामले में एक तरह से बेफिक्र हैं और अनजाने से हैं। आपकी राय? देखिए राघवन जी, उस समय का मंजर तो बड़ा भयावह था। मतलब लोग एक दूसरे की लाशों पर पैर रख के निकल रहे थे। लेकिन इन सब का आप ये देखिए राघवन जी, ये उस सब चीज़ों के उदाहरण है कि कैसे विकसित देश आज भी विकासशील देशों को अपना गुलाम मानते हैं। अब मुझे बताइए MIC का भोपाल में क्या रोल था? लेकिन वो जानते थे कि कितनी खतरनाक गैस है। वो अमेरिका में नहीं बनाई उनने फैक्ट्री, उनने चुना एक ऐसा इलाका कि जहाँ लोग
आसानी से अपना उल्लू सीधा किया जाए और फैक्ट्री डेवलप हो जाए। और यहाँ के हुक्मरानों ने उनको सपोर्ट किया, वो फैक्ट्री यहाँ इस्टेब्लिश की गई। इतनी खतरनाक गैस आप अपने यहाँ बना लेते, लेकिन उनको चूंकि ऐसा इलाका चाहिए था, क्योंकि वहाँ तो जानते हैं लोग, यहाँ तो जागरूक लोग हैं, वो इलाका चुना, फिर यहाँ अनुमति मिली। और आप ये देखिए कि उसके कितने घातक परिणाम रहे। खास तौर पे सबसे बड़ी बात है कि या तो आप यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री लगाते जिसका प्रोडक्शन का लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा हो, उस गैस का कोई आपको यहाँ वो नहीं था कि साहब इससे कोई बहुत बड़ा मध्य प्रदेश की तरक्की हो रही हो। तो एक उदाहरण तो ये है कि आप कैसे आज भी जो विकसित जो राष्ट्रों की जो मानसिकता है, उस मानसिकता में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरी बात यह है, प्रदूषण की जहाँ तक बात है, आज भी हमने उस इतनी भीषण भयावह त्रासदी से कोई सबक नहीं लिया। आज आप दिल्ली की बात करो, आज दिल्ली का जो हवा है वो MIC से ज़्यादा जहरीली है, लेकिन कोई सोच रहा है उसके बारे में। भोपाल में, कि भोपाल तो जाने इसलिए जाता था कि पहाड़ों की, पर्वतों की और नदियों की और तालाबों का शहर है भोपाल, तो प्रकृति ने नवाजा इसको। लेकिन आज पिछले 4-5 दिन पहले यहाँ का AQI इंडेक्स देख लीजिए आप, 300-400 के पास पहुँच रहा है, जो कि 200 के बाद घातक और हानिकारक हो जाता है। तो कौन सोच रहा है ये प्रदूषण के बारे में? आज हम उससे ज़्यादा, कई शहर, भोपाल नहीं, देश के कई शहर MIC से ज़्यादा गहरीले घातक प्रदूषण की मुहाने पे बैठे हुए हैं। या तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा फिर लोग एक साथ ऐसी मौत हो, तब हम चाहते हैं। ये हमारे विषय प्रदूषण हुआ, हवा हुआ, पर्यावरण हुआ, ये कभी सरकारों के कोर इशू रहे ही नहीं। और आज भी इस इतने बड़े हादसे से यदि किसी ने सबक लिया तो आप बताइए। सरकार भी आज उसी डर्रे पे चल रही है। योगीराज जी, ना तो सरकार ने सबक लिया, ना समाज ने लिया, और ना मनुष्य सबक ले रहा है। हम जंगल काट रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, हम नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। जिनको हम पूछते थे उनको हम सब कुछ कर रहे हैं। जो माता पिता ने जन्म हमको दिया, हम उनको अनाथ आश्रम में छोड़ते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय जो बहुत गंभीर है और सरकारों के साथ साथ समाज को भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन शर्मा साहब, इस पूरे मामले में ये है कि भारत में तो जीवन के मूल्य कभी भी नहीं आकेगा, क्योंकि ये तीसरी दुनिया का देश है जहाँ आप पैसा दीजिए और किसी के भी प्राण ले लीजिए। अमेरिका में किसी को आलपिन भी चुभती है तो वहाँ की सरकार अपने नागरिक की चिंता करती है। यहाँ की सरकारों ने नागरिक की चिंता नहीं की। आप देखिए, जो आपने शर्मा साहब ने आपने कहा कि वारन एंडरसन आया, सुरक्षित निकल गया। सरकार ने उसे VIP ट्रीटमेंट दिया, लेकिन इतने बड़े हादसे में किसी को सजा नहीं हुई। मुआवजा इसलिए मिला क्योंकि जान की कीमत तो आपके यहाँ है नहीं, मतलब जीवन की कीमत तो है नहीं, मर गया है तो मुआवजा ले लो। तो लोग तो यहाँ पर जिंदा रहने से बेहतर मरना पसंद करते हैं कि उसके बाद कम से कम उनके परिवारों को पैसा मिल जाएगा। ये एक अलग किस्म की त्रासदी जो मानसिक स्तर है सोचने का। आपकी राय, वर्तमान सरकार ने कितनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की है? हालांकि विषय थोड़ा सा अलग है, लेकिन अब हिंदुस्तानियों की जान की कीमत पहले से थोड़ी सी बढ़ी है। सरकारें लोगों को बचाने में लगी, लेकिन पर्यावरण के मुद्दे पर आज भी वो स्थिति जो 41 साल पहले थी, और मुझे लगता है कि अगले 41 साल में भी शायद हम इतने ही सुसुप्त और सोते हुए रहेंगे। आपकी राय? देखिए, मोटे तौर पर ये जो सारी समस्याएं हैं, ये जैसा कि आपने भी कहा, योगीराज जी ने भी कहा, कि आखिर इस तरह की फैक्ट्रियां अमेरिका में क्यों नहीं लगती या विकसित देशों में क्यों नहीं लगती। यूरोप के जितने भी विकसित देश हैं वहां नहीं लगी। जितने भी जहरीले प्रोडक्ट की फैक्ट्रियां हैं वो सारी की सारी, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कहते थे, थर्ड वर्ल्ड में उन्होंने आकर के लगाई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों की जागरूकता, हमारे यहाँ लोगों की जागरूकता का अभाव है। योजना पूर्वक अंग्रेजों ने जो काम शुरू किया था, लोगों के दिमाग को कुंद करना, क्योंकि लोगों के दिमाग को अगर कुंद करेंगे तो लोग उनके अनुयायी बनेंगे, उनके गुलाम बनेंगे, उनके नौकर बनेंगे। तो कुल मिलाकर के दिमाग का कुंद करना। अब इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद सारा का सारा ध्यान इस बात पर था कि मुआवजा मिले। जो लोग दोषी थे, फैक्ट्री लगाने के दोषी थे, उसको अनुमति देने के दोषी थे, विधानसभा में जो उन्होंने खुल के खंडन किया कि नहीं उसे कोई खतरा नहीं है, और जो लोग एंडरसन को भगाने के लिए दोषी थे, उनमें से किसी के खिलाफ कोई शब्द नहीं निकला। सारा का सारा जोर, या तो मैं कहूँगा कि ये समाज की मानसिकता थी, सरकारों ने भी और राजनीति ने भी लोगों का ध्यान सारा का सारा मुआवजे की तरफ मोड़ दिया कि भाई मुआवजा मिलना चाहिए। तो उसकी सुप्रीम कोर्ट और वर्ल्ड कोर्ट तक लोग लड़ते हुए चले गए। मुआवजे पर सारा का सारा प्रेशर बना रहा, दोषियों को मिले उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। आप मुझे ये बताइए, बहुत छोटी सी बात होती है, गैस किसी भी
प्रकार की हो, प्रदूषण की गैस हो कि MIC की गैस हो, ये सबसे ज़्यादा असर डालती है श्वास के आधार पर। तो कितने लोगों ने समाज को इस बात का जागरूक किया कि अगर इस तरह की कोई घटना है तो आपको दौड़ना भागना नहीं है, क्योंकि भागते भागते दौड़ने में श्वास लंबी चलती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और फेफड़े जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो जो मान लीजिए कोई गैस ऐसी है जो थोड़ी सी लिक्विड नेचर की है, वो फेफड़ों में जमेगी, वो ब्लड में मिलेगी, ब्लड में मिलेगी तो वो जीन्स में चली जाएगी। कितने लोगों ने समाज को इस तथ्य से जागृत किया। आज भी अगर देखें जो प्रदर्शन आज 41 साल बाद हो रहा है, इस प्रदर्शन में भी पक्ष में भी और विपक्ष में भी पॉलिटिकल पुट है। तो कहीं ना कहीं समाज के भीतर समाज जो आपस में बहस करने लगता है, हर मुद्दे को, हर समस्या को राजनीतिक दृष्टि से देखना, तो मैं समझता हूं अंग्रेजों को गए हुए अब हो गए 78-80 साल हो गए। कहीं ना कहीं स्वत्व का जागरण अब होना चाहिए। वो जो दिमाग पर एक हेलमेट पहना गए हैं कि सब चीज छोड़ करके और उसके पीछे लगो, मैं समझता हूं उससे मुक्त होकर के जागरूकता एक आनी चाहिए। और जागरूकता के साथ एक उदाहरण छोटा सा दूं, जैसे भगदड़। अब गैस में इतने लोग, ज्यादातर लोग तो भगदड़ से मरे, लेकिन आज भी समाज जो है, 4 गुंडे आ गए तो भाग रहे हैं, किसी दूसरे आदमी ने मोहल्ला खरीद लिया, मकान खरीद लिया तो भाग रहे हैं। कम से कम ये भगदड़ से मुक्त होकर के हम, चूंकि 2 दिन पहले हमने गीता जयंती मनाई है, तो गीता भगवान कृष्ण ने रुक करके संघर्ष करने की जो बात कही, वो लोगों के समाज जीवन में आना चाहिए, तब इस तरह की समस्याओं का निराकरण होगा। आपने कहा कि राजनीतिक पुट है हर चीज में आजकल। आप देखिए कि एंडरसन का पुतला जला रहे हैं, उसको हाफ पैंट पहना दिया। संकेत यह है उसमें कि संघ का मामला है और RSS हाफ पैंट पहनती है। दूसरा भी पिछले दिनों गौरव जी, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ पर्यावरण को लेकर। वहाँ जिस ढंग से हवा में जहर घुला हुआ है, लेकिन नारे लगे हिडमा को लेकर, जो नक्सलवादी था। तो ये जो राजनीतिक कलर जो कर रहे हैं, पॉलिटिकल कलर जो हो रहा है, वो भी ये बताता है कि प्रदर्शनकारी हर चीज़ का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। मूल मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं है। खास बात यह है कि राजनीति अपनी जगह करिए आप, उसका अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये एक तरह से ओवरलैपिंग है। सामाजिक मुद्दों में राजनीति का रंग घोलना, ये बेईमानी है, सियासत के तौर पर भी, सामाजिकता के तौर पर भी। अलग विषय है, लेकिन आज सिर्फ इसी पर हम बात कर रहे हैं कि क्या हम उस हादसे से कुछ सबक लेकर कर रहे हैं, कुछ पेड़ पौधे बचा रहे हैं। आज भी दुनिया की खतरनाक फैक्ट्रियां, खतरनाक मिलें भारत में लग रही हैं शिफ्ट होकर। मैं एक चीज़ में जरूर जोड़ूंगा, पिछले कुछ सालों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, संभवतः वो बराक ओबामा थे। दिल्ली में जहां वो रुके थे, वहां 2 दिन 3 दिन पहले से ट्रैफिक को बिल्कुल बंद कर दिया था, ताकि वहां की हवा शुद्ध हो जाए। और उसके बाद जब वो आए और आने के बाद जब वो वापस गए, तो खबर ये थी कि उनकी 15 मिनट की आयु कम हो गई है, क्योंकि दिल्ली की हवा में जितना प्रदूषण था उससे उनके लंग्स इफेक्टेड हुए, और ऐसा माना गया कि राष्ट्रपति का जीवन 15 मिनट घट गया है। तो ये अमेरिका सोचता है। हम अमेरिका जैसी कई फैक्ट्रियां आज भी लगा रहे हैं भारत में, और उसके अलावा हम तो खुद ही समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त है। हिंदुस्तानी आदमी तो खुद ही अपने लिए जहर पैदा करता है। किसानों से लेकर सब यही कर रहे हैं। आपकी छोटी सी टिप्पणी। जी, ऐसे ही मामलों पर एक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये सरकार की गंभीरता को बताने वाला मामला, इसलिए आपको बता रहा हूँ जी। रेड जोन इंडस्ट्रीज जो होती है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत, उन इंडस्ट्रीज के 10 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में कोई भी परमिशन नहीं दी जाती। अगर उसमें कोई आवासीय लोग हैं तो वहां पर 10 किलोमीटर के क्षेत्र तक आवासीय एरिया नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में उल्टा हो रहा है। इंदौर में भूमाफियाओं के इशारे पर और एक बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट को लेकर के, रामा फॉस्फेट नाम की कंपनी है जो पेस्टिसाइड जो केमिकल बनाती है, उससे जस्ट लगी हुई जमीन पर कॉलोनी की परमिशन दे दी। नियम है कि आवासीय क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर देना चाहिए, यहां फैक्ट्री से लगाकर आवासीय परमिशन दी जा रही है। तो ये सरकार की गंभीरता बता रही। मैं इसीलिए कह रहा था कि इस विभीषिका को सामने रखते हुए सरकार एक उदाहरण बना ले, कार्य योजना बना ले और बाकी जगह पर काम करे, तो भविष्य में इस तरीके की घटनाएं पर रोक लग सकती है। जी, यही तो खास बात है। अब जो आपने ये उदाहरण दिया, ये अक्षम्य है। अकेला मैंने कहा कि जो 41 साल पहले हादसा हुआ था यूरेनियम कार्बाइड का, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली, उससे भी बचने का उपाय पानी था। आज भी बचने का उपाय पानी है। प्रदूषण अगर है, हवा में जहर घुला हुआ, तो स्प्रे कर रहे हैं। तो योगी राज जी, ये जो सारा मामला है वो ये है कि हम पहले भी सो रहे थे, हादसे के बाद भी सो रहे हैं, मुआवजे पर झगड़ा कर रहे हैं, अभी भी हम उन चीज़ों को एक तरह से
वेलकम कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, जो जीवन को खतरे में डालने वाली दुनिया की सारी खतरनाक फैक्ट्रियां भारत में अगर कोई लगाने आए तो ना तो सरकार इनकार करेगी, ना राजनीति करने वाले लोग इनकार करेंगे, ना जनता। आपकी छोटी सी टिप्पणी। नहीं, फैक्ट्री लगाने जो आते हैं, और आपकी देखिए अभी भी जो जैसे GIS हो रही है, जो भी समिट हो रही है जी, कभी देखती है सरकार की ये जो काई की फैक्ट्री लगा रहे हैं इसके कितना नुकसान हो रहा है। बड़े बड़े पावर प्लांट लग रहे हैं और सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल साफ किए जा रहे हैं। इस बात पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक इस संदर्भ में जरूर मैं कहूँगा गैस त्रासदी को लेकर, इसके आफ्टर जो इफेक्ट हुए, अब ये पूरा का पूरा जो प्रदूषण का मामला हो, पर्यावरण का मामला हो, ये ऐसे संगठन अपने हाथ में ले लेते हैं जिनकी खुद की विश्वसनीयता संदिग्ध रहती है। बिल्कुल। ये जो जिस तरीके का पुतला को पैंट और नाइकर पहनाने की जो बात हो रही है जी, ये संगठन इसी तरह के आंदोलन हो रहे हैं पूरे देश में पर्यावरण के नाम पर। तथाकथित बुद्धिजीवी ऐसे आंदोलनों को अपने हाथ में लेते हैं। योगीराज जी आपने ठीक कहा, हालांकि आज चर्चा का समय कम पड़ रहा है, लेकिन कई बार जो अपराधी होते हैं वो अपने लोग आंदोलनों में शामिल करते हैं और बाद में वो आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं और फिर वो जो अपराधी उनको बचाने के लिए काम करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें मिलीजुली कुश्ती होती है, इसमें मारा जाता है आम आदमी। आपने जो बात की रिसर्च को लेकर, रिसर्च इस मामले में कितनी हुई इसका भी खुलासा नहीं हुआ। ICMR क्या कर रहा है, जो चीज़ें, हालांकि वो फिर कभी और दिन विस्तार से बात करेंगे कि जैसे शर्मा जी ने कहा था कि इसमें DNA तक प्रभावित हुआ है, तो जीन्स तक की बात हो रही है। अब इस पर आगे क्या होगा फिर बात करते हैं, अभी तो समय की कमी में तीनों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। शर्मा साहब आपका बहुत धन्यवाद, योगीराज जी आपका भी धन्यवाद, और गौरव जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बंदे हमारे साथ और देखते रहिए IND24।